सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 17 मोहम्मद गजनवी और दिल्ली सम्राटों का काल। मोहम्मद गजनवी ने 1010 में भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया और 17वें प्रयास के बाद सफल रहा। देवल बंदरगाह को जीतने के लिए 15 वर्षों तक लगातार प्रयास करने के बाद वह सिंध का शासक बन गया। मोहम्मद बिन कासिम के नक्शे-कदम पर। परंतु सिंध की गुलामी की यह स्थिति अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। 27 वर्ष की अल्प अवधि में ही एक सिंधी पालिबन सुमरा, जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, ने सिंध और मुल्तान की सत्ता पुनः प्राप्त कर ली। इतिहासकारों के अनुसार उस समय सिंध में 9 हिंदू राज्य अस्तित्व में थे, जो इस प्रकार हैं: 1 बंभोर, 2 ब्राह्मणाबाद, 3 सेवहान, 4 आलोर, 5 दरबेलो, 6 रूपाहा, 7 मानेक, 8 मनाहकोट, 9 भगनारी। इन राज्यों के शासकों को रानो कहा जाता था। 1179 में शहाबुद्दीन गोरी ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी विजय के बावजूद सुमरा ने लार और थार यानी दक्षिण और पश्चिमी सिंध पर शासन करना जारी रखा। 1206 में सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु के बाद 3 गुलाम सरदारों ने राज्य को विभाजित कर दिया। इस प्रकार सिंध का हिस्सा नासिरुद्दीन कबाच द्वारा शासित हो गया। वर्ष 1221 में चंगेज खान ने तातार शासक जलालुद्दीन खुरम का सिंध तक पीछा किया, लेकिन वह वहीं रुक गया। जलालुद्दीन ने सिंध में लूट और विनाश का रास्ता छोड़ दिया और इराक जाते समय मकरान में उसकी मृत्यु हो गई। शहाबुद्दीन गोरी का अल्तमश नाम का एक गुलाम उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने अपने हथियारबंद साथी नसीरुद्दीन कबाच को डराने की कोशिश की। अल्तमश की बढ़ती सेनाओं के सामने उसने अपनी सारी संपत्ति नावों में रख दी और सहवान की ओर चला गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी नावों के साथ डूब गया। इससे सुमरा शासक अल्तमश के जागीरदार बन गए। वर्ष 1277 में खिलजी सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन करना शुरू कर दिया। उन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया। खिलजियों के बाद तुगलक आए। इस अवधि के दौरान मुगलों ने कई बार सिंध के माध्यम से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सिंधियों ने हर बार उनकी प्रगति को विफल कर दिया और सोमरस ने सिंध पर शासन करना जारी रखा, कभी स्वतंत्र राजाओं के रूप में और कभी-कभी दबाव बढ़ने पर दिल्ली में राजाओं के सहायक के रूप में। उन्होंने 1351 तक निर्बाध शासन किया। इस अवधि के दौरान सिंध के जाटों ने दिल्ली के शासकों का कड़ा प्रतिरोध किया, क्योंकि वे उग्र रूप से स्वतंत्र प्रकृति के थे। वे अधीनता के बजाय मौत को प्राथमिकता देते थे। कई हिंदू सैनिक भी दिल्ली के सुल्तानों की सेना का हिस्सा थे, क्योंकि सिंधी तीरंदाजी में अच्छे थे, इसलिए उन्हें दिल्ली की सेना में महत्वपूर्ण पदों की पेशकश की गई थी। यह बड़ी उथल-पुथल और अनिश्चितता का दौर था, लेकिन ऐसे समय में भी राजधानी उच्च ने अपने दरबार में कई विद्वानों को आकर्षित किया, जिन्होंने समकालीन घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा है, जो उस युग की जांच करने वाले इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री साबित हुई है। सिंध के कुछ हालिया इतिहासकारों ने दावा किया है कि सुमरा ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। सिंधी और सिंधी समाज की पहचान। चैप्टर 18 सुमरा राजवंश 1010 1440 ऐसा कहा जाता है कि सुमरा राजवंश ने विभिन्न क्षमताओं में लगभग 500 वर्षों तक सिंध पर शासन किया, कभी-कभी पूरी तरह से स्वतंत्र या कभी-कभी एक केंद्रीय प्राधिकरण की सहायक के रूप में। सुमरा शासकों की वास्तविक वंशावली के संबंध में इतिहासकारों में एकमत नहीं है।
अधिक शक्तिशाली होने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग अपने पूर्वजों को अरब मूल का बताते हैं, लेकिन अधिकांश ने उस सिद्धांत को खारिज कर दिया है और उनकी राय है कि वे इस्लाम के आगमन से पहले राजपूत थे। जैसा कि पहले अध्यायों में कहा गया है कि एलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद कई जनजातियां लिचविस खून बैक्टीरिया और सिथियन भारत में आकर बस गए और आसानी से भारतीय समाज में समाहित हो गए और उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मूल हिंदू संप्रदाय द्वारा उन्हें राजपूतों के रूप में अग्निकुल से संबंधित स्वीकार किया गया था। इस्लाम के आगमन के साथ कुछ कुलों ने राजनीतिक लाभ के कारण या दबाव के तहत इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि न तो उनकी हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म में गहरी जड़ें थीं। धर्मांतरित लोगों ने समान जीवन शैली बनाए रखी और अवसर की मांग के अनुसार हिंदू मुस्लिम का मिश्रण जारी रहा। उन्होंने हिंदू परंपराओं और जीवन शैली का पालन करना जारी रखा और अवसर की मांग के अनुसार हिंदू के साथ साथ मुस्लिम नामों का भी इस्तेमाल किया। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार सुल्तान मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुल्तान अब्दुल रशीद उनके उत्तराधिकारी बने, जो सक्षम नहीं थे, और हिजरा 445 के दौरान सुमरा कबीले ने थरारी में स्वतंत्रता की घोषणा की और उनके प्रमुख सुमरा ने अपना शासन शुरू किया। उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र भूंगर था। कहा जाता है कि सुमर्स की 23 पीढ़ियों ने लगभग 500 वर्षों तक सिंध पर शासन किया था। यह काल सिंध के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। कहा जाता है कि शाह अब्दुल लतीफ की कविता में अमर अधिकांश लोक कथाएं इसी काल में स्थापित की गई थीं। इस काल में लोक साहित्य का भंडार प्राप्त हुआ है। प्रेम, सच्चाई, देशभक्ति, भूमि और उसके वनस्पतियों के प्रति प्रेम और महान मूल्यों को बनाए रखने के लिए बलिदान की भावना के सार्वभौमिक मूल्यों को उस काल के टकसालों और लोक गाथाओं की रचनाओं में अभिव्यक्ति मिली। लोक साहित्य का श्रेय किसी विशेष लेखक को नहीं दिया जा सकता। जैसे परिस्थितियों की इच्छा के अनुसार जीवन में परिवर्तन होता है, इस प्रकार कुछ भाग कहीं से लिया जाता है और कुछ हटा दिया जाता है, जबकि कुछ जोड़ दिया जाता है। यह सब आम लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास विद्वता का कोई दिखावा नहीं है, बल्कि तीव्र भावनाएं और सांसारिक ज्ञान है। ये लोक कथाएं आज सिंधी संस्कृति का प्राण हैं, महान सिंधु के जल के समान। इस काल की प्रमुख ऐतिहासिक घटना डोडो चनेसर की कहानी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करना आवश्यक है। भूंगर राय की मृत्यु के बाद एक ही नाम के कई शासक हुए हैं। उत्तराधिकारी के प्रश्न पर सरदारों द्वारा विचार किया गया। चूंकि चनेसर सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मुखिया चुना गया। उन्होंने सरदारों से कहा कि वे अपना निर्णय रोक लें, क्योंकि उन्हें अपनी मां से अनुमति लेनी होगी। सरदारों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तर्क दिया कि जो व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले सकता वह राज्य का प्रमुख बनने के योग्य नहीं है, और इस प्रकार उन्होंने अपने भाई डोडो को अपना प्रमुख बनाया और उसे राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इससे चनेसर क्रोधित हो गया और वह अपने भाई से बदला लेने के लिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास गया। अलाउद्दीन खिलजी ने डोडो को एक संदेश भेजा कि वह अपनी बहन बाघी का विवाह उससे करा दे, समर्पण के प्रतीक के रूप में। डोडो ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी और सिंधी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। अलाउद्दीन लाखों लोगों की सेना के साथ सिंध को जीतने आया था। डोडो इतनी क्रूर सेना से भयभीत नहीं हुआ
और उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का सामना किया। युद्ध में डोडो हार गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना काफी कम हो गई। तथ्य यह है कि चनेसर अलाउद्दीन खिलजी को सभी रास्ते दिखाने के लिए उसके साथ था, और डोडो के शिविर में कुछ सहानुभूति रखने वालों ने भी अलाउद्दीन की सेना को युद्ध के मैदान में संतुलन को झुकाने में बहुत मदद की। वास्तव में यह युद्ध विदेशी कब्जे के खिलाफ सिंध का जनयुद्ध बन गया, और सभी प्रकार के लोगों ने लड़ने के लिए जो कुछ भी जुटा सकते थे उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। सिंध पूरी तरह से तबाह हो गया और अलाउद्दीन की भयानक जीत हुई। इस बीच शाही महिला लोगों को सामून के रूप में कच्छ के शासक के पास भेजा गया। राजपूत शासकों के बीच युद्ध के दौरान अन्य राजाओं की महिलाओं को आश्रय देने और उनके खून की आखिरी बूंद तक उनकी रक्षा करने के लिए सहमत होने की एक गौरवशाली शूरवीर परंपरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कच्छ तक भी उनका पीछा किया, और कच्छ के शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि बहादुरी से तब तक लड़ते रहे जब तक युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। वहां दोनों राज्यों की महिलाएं अग्निकुंड में कूद गईं और मृत्यु के अंतिम अनुष्ठान जोहर में अपना जीवन समाप्त कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि चनेसर अपराध बोध और पश्चाताप की भावना से उबर गया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अलाउद्दीन वापस दिल्ली चला गया। वस्तुतः यह युद्ध महाकाव्य है, और यह संभव है कि महाकाव्य में कुछ विवरणों में अतिशयोक्ति हो जैसा कि होता आया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डोडो ने लड़ना पसंद किया और अलाउद्दीन खिलजी की ताकत के सामने घुटने नहीं टेके। इस तरह अनुकरणीय साहस दिखाया और उन्होंने अपनी बहन का हाथ देने के लिए सहमति नहीं दी, और अतुलनीय स्वाभिमान दिखाया। डोडो एक राजा थे। देश की आज़ादी के लिए मरना और जीना उनका कर्तव्य था, और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। इस अवधि में एक और घटना जिसने महान कवि शाह अब्दुल लतीफ का ध्यान आकर्षित किया, वह राजा उमर और एक गांव की युवती मारुई से जुड़ी घटना है। एक आम महिला का अपनी भूमि, अपनी मिट्टी, अपने साधारण लोगों, उनके खानपान, उनकी आदतों, उनके मेहनतकश जीवन के प्रति प्रेम और महलनुमा जीवन की अस्वीकृति, अपने लोगों और मालिर की मिट्टी के प्रति उनकी निष्ठा विश्व साहित्य में कहीं भी बेजोड़ है। इस अवधि में सोरठ और राय धियाच की कहानी भी सामने आई। एक राजा जो मास्टर संगीतकार बिजल के मधुर तारों को अपना जीवन देने के अपने वचन पर कायम रहेगा। इस अवधि के दौरान हुआ एक और महत्वपूर्ण विकास यह है कि सिंधी भाषा अपने वर्तमान स्वरूप में उभरकर सिंध को एक राष्ट्र के रूप में एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। धन्यवाद।